अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे और अल्लाह ताला आप सबको दुनिया की तमाम खुशियां नसीब फरमाए, आमीन। और साथ साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो व्यूअर्स, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये एक अमेरिकन डेड बॉडी ट्रांसपोर्टर के बारे में है, जो कि डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता था सिटी टू सिटी। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और मज़ीद ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं, रियल स्केरी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और आपके साथ भी कोई ऐसा हॉरर या रियल स्केरी इंसिडेंट हो चुका है या आपके पास भी कोई ऐसी इमेजिनरी स्टोरी है तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ शेयर करें। मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा। तो चलें स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये एक ऐसे पर्सन के इर्द गिर्द घूमेगी जो कि अमेरिका का रहने वाला है और एक डेड बॉडी ट्रांसपोर्टर है और उसका नाम है शॉन ड्यूक। तो चलें उसी के नज़रिए से इस कहानी को सुनते हैं। मेरा नाम शॉन ड्यूक है और मैं अमेरिका के शहर ह्यूस्टन का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो एक ओल्ड एज होम्स का हॉस्पिटल है और मेरा वहाँ पे जो काम है वो ये है कि मैंने डेड बॉडीज़ वगैरह को ट्रांसपोर्ट करना होता है। अगर ओल्ड एज होम्स में कोई फोत हो जाता है, मतलब मर जाता है, तो हमारा काम होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का, जो कि हमारे एग्रीमेंट में शामिल होता है उनके घर वालों के साथ कि जब भी जो है वो वफ़ात पा जाएंगे तो हमें उनको उस तक ट्रांसफ़र करना होता है, मतलब उनकी फैमिलीज़ तक हमें उनको पहुंचाना होता है। अमेरिका में चूँकि ओल्ड एज होम्स का सिस्टम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जैसे ही जो है वो लोगों के माँ बाप बूढ़े हो जाते तो उनको खुद अपने साथ रखने की बजाय उनको ओल्ड एज होम्स वगैरह में भेज देते हैं। इसलिए वहाँ की प्रॉपर मैनेजमेंट वगैरह होती है। ओल्ड एज होम्स के अपने ही हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, अपनी एम्बुलेंस वगैरह होती हैं और अपना ही स्टाफ वगैरह होता है। तो ये एक ऐसे ही दिन की बात है। मुझे ये काम करते हुए तकरीबन 6 से 7 साल हो चुके हैं। शुरू में तो ये काम मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगता था, क्योंकि हमें लंबे लंबे सफ़र करके लोगों की डेड बॉडीज़ को ट्रांसपोर्ट करना होता था, जो कभी रात के सफ़र भी हुआ करते थे और कभी दिन के भी। तो एक काफ़ी डिस्टर्बिंग जॉब थी जिसमें हमें लोगों की डेड बॉडीज़ को जो है वो ट्रांसफ़र करते हुए बहुत बुरा फील होता था। शुरू में तो हमें बहुत रिग्रेट फील होता था और अजीब सा फील होता था, लेकिन जैसे जैसे हम इस काम में पुराने होते गए तो ये हमारी मामूल का काम बन चुका था। हालांकि आप लोग अगर सुन रहे होंगे तो आप लोगों को ये काफ़ी अजीब सा लगेगा कि किसी की जो है वो डेड बॉडी को ट्रांसफ़र करना या डेड बॉडीज़ के साथ डील करना, लेकिन अब ये हमारा रोज़मर्रा का काम बन चुका था। तो इसी तरह की एक दिन की बात है। एक 65 साल औरत जिसको उसके घर वाले तकरीबन 5 माह पहले ओल्ड एज होम्स में छोड़ कर गए थे, लेकिन वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। और जब उसको ओल्ड एज होम्स लाया गया था तब भी वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी उनके साथ जाने को, लेकिन उसके घर वाले उसको कतई साथ नहीं ले जाना चाहते थे। इसलिए ओल्ड एज होम्स में उसको एडमिट करवाने के बाद वो बहुत जो है अपसेट रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी और काफ़ी स्ट्रेस में रहती थी। 3 से 4 माह तो उसने वहाँ पर आराम से गुजार लिए थे, लेकिन उसके बाद उसका स्ट्रेस का लेवल और ज़्यादा बढ़ता गया। ना कुछ खाती थी, ना कुछ पीती थी, ना सुनती थी किसी की। तो उसकी इस बिगड़ती हुई कंडीशन को देख के उसको जो है उसी ओल्ड एज होम्स का जो रिलेटेड हॉस्पिटल था वहाँ पे शिफ्ट किया गया, जहाँ पर बेसिकली हम जो है वो काम करते थे, एम्बुलेंसेस का भी और डेड बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करने का भी। हॉस्पिटल आने के बाद भी डॉक्टर्स ने उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया, मतलब उसको काफ़ी अच्छे से डील करना चाहा, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती थी। बस ये कहती थी मुझे मेरे घर जाना है, और इसी वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस वगैरह लिया करती थी। तो इसी स्ट्रेस की वजह से उसकी तबीयत आए दिन और से और ख़राब होती जा रही थी। ना कुछ खाती थी, ना पीती थी, बहुत कमज़ोर होती जा रही थी और अब उसकी कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो चुकी थी। इसी स्ट्रेस के चलते और इसी टेंशन परेशानी के चलते उसकी डेथ हो गई। वो काफ़ी रोती भी रहती थी। बहरहाल उसकी डेथ के बाद जो है एग्रीमेंट के मुताबिक हमें उसकी डेड बॉडी जो है उसके घर वालों तक ट्रांसपोर्ट करना थी।
सबसे पहले तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया उनकी डेथ के बारे में, और उसके बाद थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके उनकी बॉडी को रेडी करके स्ट्रेचर पर लगा दिया गया। उसके बाद हमने गाड़ी रेडी की और जो डेड बॉडी है उसको हमने गाड़ी में लोड किया। वो भी एम्बुलेंस ही होती है, बस फ़र्क ये है कि उसमें हम डेड बॉडी को ट्रांसफ़र कर रहे थे उस दिन। हमने स्ट्रेचर को अच्छी से एम्बुलेंस में टैकल किया ताकि वो हिले ना, क्योंकि वो सफ़र बहुत लंबा था। हमें ह्यूस्टन से कोलोराडो जाना था, जो कि तकरीबन 1000 से 1200 किलोमीटर का सफ़र है और 12 से 13 घंटे की ड्राइव थी। और बताता चलो वो दोपहर के 3 बजे का टाइम था और मेरे साथ मेरा एक और को ड्राइवर मौजूद था। क्योंकि वो सफ़र बहुत लंबा था इसलिए हमें रास्ते में ड्राइविंग चेंज करनी पड़ती थी। आधे रास्ते मैंने चलानी थी और आधे रास्ते मेरे को ड्राइवर ने, जिसका नाम माइकल था, उसको हम शॉर्ट निक नेम से माइक कहते थे। लिहाजा हमने अपनी गाड़ी के रेडिएटर्स वगैरह में पानी चेक किया, स्पेयर टायर्स अपने साथ रखे और उसके बाद हम इस सफ़र पर रवाना हो गए। हमारे लिए ये अब रूटीन बन चुकी थी डेड बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करना, लिहाजा हमें इस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं था। और होता भी कैसे, क्योंकि 6-7 साल से हम यही काम कर रहे थे। शुरू के कुछ अर्सा तो हमें ये रिग्रेट और गिल्ट फील होता था, लेकिन अब हम बिल्कुल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में जो है इस काम को सरअंजाम दिया करते थे। सबसे पहले माइक की बारी थी गाड़ी को ड्राइव करने की, तो हम जो है वो मेन हाईवे पे हो गए जो कि ह्यूस्टन को कोलोराडो से कनेक्ट करता था। और ये हाईवे तकरीबन 9 से 1000 किलोमीटर तवील था। 100 किलोमीटर का रास्ता जब हम तय कर चुके थे और अब हम मेन हाईवे पे आ चुके थे। शाम के 4 बज चुके थे और माइक ड्राइविंग कर रहा था और साथ साथ हम जो है वो हंसी मजाक भी करते जा रहे थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। अभी हमने तकरीबन 500 किलोमीटर का सफ़र जो वो तय कर लिया था और रात के 8 बज चुके थे। लेकिन माइक को उसके घर से एक कॉल आई। वो एक एमरजेंसी कॉल थी। उसके जो फादर थे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसका वहाँ जाना ज़रूरी था। लिहाजा माइक ने मुझे कहा कि अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चला आता हूँ कोलोराडो तक, बॉडी को ट्रांसफ़र करके उसके बाद मैं सुबह तुम्हारे साथ वापस आ जाऊँगा। ऐसी कोई इशू नहीं अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो। लेकिन मैंने माइक को कहा कि नहीं, तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। मैं तो किसी तरीके बॉडी को ले जाऊँ एक दफ़ा यहाँ से, क्योंकि एक ही दफ़ा हमने जो है वो सीधा रूट खींचना है। वापसी पे तो मैं जो है वो वक्फे से रुक कर आराम कर भी ड्राइव कर सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा जाना ज़रूरी है। लिहाजा हमने गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोका। गैस स्टेशन पर रुकने के बाद हमने वापस ह्यूस्टन की तरफ जाने वाली गाड़ियों को रोका कि किसी से लिफ्ट ले लें, क्योंकि उस टाइम टैक्सी वगैरह मिलना मुश्किल था और जिस हाईवे पे हम थे वहाँ से कोई चीज़ हम बुक भी नहीं कर सकते थे, टैक्सी वगैरह। तो लिहाजा हमें लिफ्ट ही लेना थी। तो हमने एम्बुलेंस को गैस स्टेशन पर खड़ा किया और ह्यूस्टन के लिए लिफ्ट लेने के लिए रोड पर खड़े हो गए। फाइनली 2-3 गाड़ियों के गुजरने के बाद एक पर्सन ने गाड़ी रोक दी और उसकी गाड़ी भी खाली थी बिल्कुल, और वो माइक को ह्यूस्टन तक लिफ्ट देने के लिए भी रेडी हो गया। लिहाजा मैंने माइक को बाय कहा और उसके बाद उसको कहा कि मुझे जाके ज़रूर कांटेक्ट करना कि फ़ादर की क्या कंडीशन है ये वो, और उसको गाड़ी में बिठाया और वो लोग वापस ह्यूस्टन की तरफ रवाना हो गए। अब मुझे 500 से 600 किलोमीटर का सफ़र अकेले तय करना था। मैं दोबारा गैस स्टेशन की तरफ गया, वहाँ से 1 गैलन जो है वो गैस मतलब पेट्रोल का फुल करवाया और उसको गाड़ी पे लोड कर लिया, क्योंकि रास्ते में कहीं भी पेट्रोल ख़त्म हो सकता था गाड़ी का, तो मैं उसको फिल कर लूँ, क्योंकि वो 500 से 600 किलोमीटर की ड्राइव थी और आगे रास्ते में कोई गैस स्टेशन भी ना आना था। लिहाजा मैंने पेट्रोल का गैलन फुल करवाया, उसको गाड़ी में लोड किया, रेडिएटर वगैरह का पानी चेक किया और कुछ पानी बोतल में भर के साथ भी रख लिया, क्योंकि वो गर्मियों के दिन थे और रेडिएटर में बार बार पानी कम हो जाता था हीटअप होने की वजह से। अब मैं बिल्कुल जो है वो रेडी हो चुका था वहाँ से रवाना होने के लिए। तो फिर मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और उसको हाईवे पर डाला। अब मुझे सीधा रास्ता तय करना था कोलोराडो तक, उस हाईवे का। रात के 9 बज चुके थे और कोलोराडो की तरफ वो हाईवे ऐसा था कि हाईवे बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ मेरी ही एक एम्बुलेंस उस रोड पर थी और इक्का दुक्का गाड़ी जो है वो मुझे पास आउट की थी।
उसके अलावा मैं पूरे रोड पर जो है बिल्कुल अकेला था। सड़क के दोनों तरफ बंजर ज़मीन और दूर दूर तक खुला इलाका और एक सीधा हाईवे जिस पर मेरी एक अकेली एम्बुलेंस जा रही थी और उसमें डेड बॉडी जो है वो लोड थी। अभी मैंने 100 किलोमीटर का सफ़र भी ना किया था कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी एम्बुलेंस के पीछे जो है वो कोई चीज़ आकर टकरा रही है। जो सेपरेशन होती है ना ड्राइवर और पिछले कंपार्टमेंट के दरमियान, ऐसे फील हो रहा था कि वहाँ कोई चीज़ टकरा रही है। मैंने भी जो है वो गाड़ी को रोक कर पीछे चेक करना मुनासिब समझा कि हो सकता है जो डेड बॉडी का स्ट्रेचर है वो किसी वजह से अनटैकल हो गया हो और डेड बॉडी जो है वो उसका स्ट्रेचर बार बार आकर लग रहा हो, स्पीड तेज़ करने की वजह से या ब्रेक मारने की वजह से। तो मैंने कहा कि चेक कर लूँ, ये ना हो कि बॉडी को कोई नुकसान हो, और बॉडी को सही सलामत पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी थी। इसलिए मैंने गाड़ी को साइड पर लगाया और उतर कर चेक किया, लेकिन वो जो है स्ट्रेचर बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स था। हर चीज़ टैकल थी प्रॉपरली, कुछ भी नहीं हिल रहा था। मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो सकता है, कोई चीज़ तो है जो लग रही थी मेरी एम्बुलेंस के साथ। लेकिन मैं अच्छे से चेक करने के बाद दोबारा गाड़ी में बैठा, स्टार्ट की और गाड़ी चलाना शुरू किया। अभी 1 से 2 मिनट ना चलाई थी कि फिर से पीछे से वही आवाज़ आने लगी। मैंने कहा यार पता नहीं क्या मसला है, मैंने अभी तो चेक किया है, सब कुछ अपनी जगह पर फिक्स है, फिर ये क्या इशू है। हो सकता है कि कोई गैस सिलेंडर वगैरह या ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह नीचे गिरा हो, मैंने ये नहीं चेक किया, तो उतर के एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। लिहाजा एम्बुलेंस साइड पर लगाई, उतरा और पीछे जाके चेक किया कि कोई इक्विपमेंट वगैरह तो नहीं नीचे गिरा हुआ। एम्बुलेंस पूरी चेक करने के बाद कोई भी चीज़ नीचे ना थी। मैंने दोबारा फ्रस्ट्रेटेड होकर एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद किया और एक ठंडी सांस ली और ड्राइवर सीट पर बैठ के दोबारा गाड़ी चलाना शुरू की। लेकिन अब कोई आवाज़ ना आ रही थी। रात के 10 बजे का टाइम हो चुका था कि इतनी देर में मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी गाड़ी का राइट टायर जो है वो पंक्चर हो चुका है और गाड़ी जो है वो राइट की तरफ जो है वो लोड ले रही है। मतलब कि स्टीयरिंग से हाथ हटाने पर जो है वो गाड़ी राइट की तरफ खुद ब खुद जा रही थी। तो मैंने अपने दिल में कहा यार ये लो एक और मुसीबत, लगता है कि टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी को मैंने फिर से रोका, उतरा, चारों टायर चेक किए, लेकिन कोई टायर पंक्चर नहीं था। गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी और किसी तरफ भी गाड़ी का लोड नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि गाड़ी जो है वो एक तरफ खिंचाव क्यों कर रही थी, मतलब स्टीयरिंग छोड़ने पर वो राइट की तरफ क्यों जा रही थी। टायर भी जो है वो पंक्चर नहीं है। फिर मैंने कहा यार आज का तो दिन ही अजीब है, पता नहीं मेरे साथ आज क्या क्या हो रहा है। मैंने फिर से ठंडी सांस ली और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाना शुरू की। गाड़ी अभी मैं चला ही रहा था कि मुझे फिर से पीछे से आवाज़ आने लगी। लेकिन इस दफ़ा जो मुझे आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई अपने नाखूनों को लोहे के ऊपर रगड़ रहा हो। मतलब जो पीछे गाड़ी के साथ सेपरेशन थी उसमें से ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे कोई कील होते हैं ना, उनको कोई रगड़ता है लोहे पर, बिल्कुल सेम ऐसी आवाज़ आ रही थी। अब जो है वो मुझे थोड़ा डर महसूस होने लगा। मैंने कहा यार ये किस चीज़ की आवाज़ है, गाड़ी में मेरे अलावा और कोई नहीं और पीछे डेड बॉडी है सिर्फ, और पूरे रोड पर भी और कोई नहीं, तो ये क्या हो सकता है। मैंने वो 2 से 3 मिनट आवाज़ सुनी। उसके बाद मैंने गाड़ी रोकी और नीचे उतर कर जो है गाड़ी को चेक करना चाहा, लेकिन जो है वो अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर फील हो रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे जो है वो एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए और नहीं देखना चाहिए कि अंदर क्या है, लेकिन फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही थी ये और मुझे चेक हर हाल में ही करना था। मैंने डरते डरते जो है वो एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर देखने पर हैरान हो गया कि वहाँ पर तो सब कुछ अपनी जगह पर था, डेड बॉडी अपनी जगह पर ही थी और सारे इक्विपमेंट जो हैं वो भी अपनी जगह पर जो है वो हैंग आउट थे और किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी में गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया पिछला और अपनी ड्राइविंग सीट की तरफ जाने लगा कि मुझे नज़र आया कि फ्रंट टायर जो है गाड़ी का वो पंक्चर हो चुका है। लेकिन जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था, लेकिन ये अचानक से टायर कैसे पंक्चर हो गया था। बहरहाल मैंने अपनी ड्राइविंग सीट के साथ पड़ी हुई किट को उठाया जिसमें टायर चेंजिंग के इक्विपमेंट होते हैं और पीछे से जो है वो एक्स्ट्रा टायर जो रखा हुआ था उसको उठाया ताकि मैं जल्दी से टायर चेंज करूं, क्योंकि वो रोड बहुत ज़्यादा खौफनाक मंजर पेश कर रहा था।
लंबी सड़क और दोनों तरफ से खाली मैदान, और सिर्फ एक अकेली मेरी ज़ात, मेरे अलावा कोई भी नहीं था वहाँ, और काली सड़क। मैंने जल्दी जल्दी से गाड़ी का अगला टायर ओपन किया, टायर चेंज किया, और जो स्पेयर टायर था, मतलब पंक्चर टायर था, उसको दोबारा से वहीं रख दिया जहाँ से दूसरा टायर उठाया था। और दोबारा से आकर मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अभी ड्राइविंग सीट पर मैं बैठा था कि मैंने साइड वाले मिरर में देखा कि जो एम्बुलेंस के डोर हैं वो फुली ओपन हुए हुए हैं, पिछले डोर। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी डोर बंद करके आया था, लेकिन ये खुल कैसे गया, ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ। मुझे जो है वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से उतरा, डोर बंद करने के लिए गया, लेकिन जो जाकर मैंने देखा उस चीज़ ने तो मुझे बिल्कुल एक जगह पर जमा दिया था। मैं एक ही जगह पर खड़ा होकर वो सब देख रहा था। मैंने ये देखा कि जो डेड बॉडी थी उसका एक हाथ और मुंह बिल्कुल जो है वो स्ट्रेचर से नीचे झुका हुआ था, और थोड़ा सा जब मैंने नीचे होकर देखा तो क्या देखता हूँ कि वो बूढ़ी औरत अपना हाथ खा रही थी। ज़रा इमेजिन करें इस बात को कि आप किसी ऐसी सड़क पर हों जो कि बिल्कुल सुनसान हो, काला अंधेरा हो रात का, आपके अलावा कोई और बंदा भी वहाँ पर ना हो, सड़क के दोनों तरफ खुला मैदान हो और काली अंधेरी रात, और उसमें आप कुछ ऐसा मंजर देखें, एक बॉडी जिसको आपने एज अ डेड बॉडी समझकर गाड़ी में रखा हुआ है, वो अपने ही आप को खा रही है। वो मंजर यकीनन कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी आंखों के आगे थोड़ा थोड़ा अंधेरा आने लग गया खौफ के मारे, लेकिन मैंने किसी तरीके से ख़ुद को कंट्रोल किया और जल्दी से आगे बढ़ के एम्बुलेंस के पिछले दरवाजे बंद कर दिए और उनको अच्छे से लॉक कर दिया, और भागकर जल्दी से अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शीशे ऊपर कर लिए दोनों, और दोनों डोर्स को लॉक करके तेज़ी से गाड़ी भगाने लगा। और अब मैंने कहा कि चाहे जो मर्ज़ी हो, पिछले दरवाजे खुले हुए नज़र आएं या जो है वो डेड बॉडी बीच में से नीचे गिर जाए दरवाजे खुलकर, मैं किसी कीमत पर अब गाड़ी नहीं रोकूंगा, और तब तक नहीं रोकूंगा जब तक कि डेस्टिनेशन ना आ जाए। मैं पसीने में शराबूर गाड़ी भगाए जा रहा था उस रोड पर, और अब मुझे पीछे से आवाज़ें आने लगी थी, जैसे कोई पीछे से ज़ोर ज़ोर की लात और अपने मुक्के मार रहा हो लोहे के दरवाजे पर, और बार बार ये कह रहा हो दरवाज़ा खोलो, मुझे आना है तुम्हारे पास, गाड़ी रोको, दरवाज़ा खोलो। इन आवाज़ों ने मेरे खौफ में मज़ीद इजाफ़ा किया हुआ था, और मैं बस अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, और ज़हन में बस यही सोच रहा था कि आज तो बचना किसी भी हाल में नामुमकिन है। पता नहीं ये मेरे साथ क्या चीज़ जो है वो आ गई है। अब वो ज़ोर ज़ोर से अपने नाखूनों को ऊपर रगड़ रही थी, और ऐसे लग रहा था कि वो लोहे को चीर कर मेरे पीछे से आ जाएगी और मुझे मार देगी। अब तकरीबन 50 से 40 किलोमीटर का सफ़र रह चुका था, और मैं जो है वो कोलोराडो पहुंचने वाला था, लेकिन इन आवाज़ों ने मेरा पीछा ना छोड़ा। एक सेकंड के लिए भी आवाज़ें रुकी नहीं, तरह तरह की खौफनाक चीखें, आवाज़ें, और मुझे मार देने की धमकी, और ऐसे उस लोहे को खराशना कि जैसे वो बिल्कुल अभी यहाँ पर आ जाएगी लोहे को चीर कर। इसके बावजूद मैंने गाड़ी को ना रोका और चलाता गया। सुबह के 5 बज चुके थे। अब मैं जो है वो हाईवे से उतर चुका था, और ये जो 30 से 40 किलोमीटर का सफ़र था ये एक छोटे से रोड पर था। इधर जो है स्पीड 50 से ऊपर मेंटेन नहीं हो सकती थी, लिहाजा बस मैं यही दुआ करता आ रहा था कि किसी तरीके गाड़ी का टायर पंक्चर ना हो और मुझे कहीं पे रुकना ना पड़े। किसी तरीके करके उन खौफनाक आवाज़ों को बर्दाश्त करते हुए मैंने वो सफ़र भी तय किया। पूरे रास्ते में मेरे दिल की धड़कन ऐसे थी जैसे कि अभी जो है वो मेरा दिल सीने को चीर कर बाहर निकल आएगा। मेरा मुंह बिल्कुल गर्म हो चुका था, और फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद मैंने भौखलाहट में उसके घर वालों को फ़ोन किया कि मैं डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका हूं। वो मेरे उड़े हुए आवाज़ सुनकर बोले कि क्या सब खैरियत है, कुछ हुआ है? मैंने कहा नहीं, मैं आ गया हूँ आपकी बताई हुई डेस्टिनेशन पर, बस आप अपनी डेड बॉडी को जो है वो यहाँ से ले जाएं और एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर दें कि डेड बॉडी जो है वो आपको ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब वो आवाज़ें रुक चुकी थी, बिल्कुल खामोशी हो चुकी थी। सूरज हल्का हल्का निकल रहा था।
और वहाँ से मुझे एक गाड़ी आती हुई फील हुई। दूर से जो है वो हेडलाइट्स दिख रही थी गाड़ी की। पता चला कि वो उसी डेड बॉडी के घर वाले हैं। लिहाजा उन्होंने कार आके मेरी एम्बुलेंस के आगे पार्क की और गाड़ी के अंदर से ही कहा कि हमें फ़ॉलो करें। लिहाजा मैं उनको फॉलो करने लगा उनके घर तक। उनके घर पहुंचने के बाद अब हमें डेड बॉडी को उतारना था। जो डेड बॉडी को रिसीव करने आए थे वो उनके बेटे थे, मतलब उस बूढ़ी औरत के बेटे थे। मैं जो है वो एम्बुलेंस का बैक डोर खोलने से डर रहा था, क्योंकि जो मैंने अभी जो कुछ सुना था और जो कुछ देखा था उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। बहरहाल अब दरवाज़ा तो खोलना ही था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखता हूँ कि वो जो डेड बॉडी है वो स्ट्रेचर पर बिल्कुल सही पड़ी हुई थी, ना ही वो उल्टी हुई थी। मैंने जल्दी से जाके जो है वो उसका हाथ चेक किया, क्योंकि वो अपना हाथ खा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल सही था। तो उसके बेटे ने मेरे से पूछा, हेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? ये कर क्या रहे हो तुम? आराम से बस डेड बॉडी उतार के हमें दे दो ना, ये क्या कर रहे हो? लेकिन वो बिल्कुल सही था। लिहाजा मैंने इन बातों को एक दफ़ा माइंड से निकाला और डेड बॉडी को निकाल के उनके हैंड ओवर करके स्ट्रेचर को दोबारा जो है वो एम्बुलेंस में लोड किया और उनसे एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया कि उनकी डेड बॉडी को उन तक ट्रांसफ़र कर दिया गया है सेफली। जब वो लोग डेड बॉडी को लेकर घर के अंदर चले गए और मैं एम्बुलेंस में दोबारा से बैठ गया, तो तब वो ख्यालात मेरे जहन में दोबारा से आने लगे कि ये अभी मेरे साथ क्या हुआ था पूरे रास्ते पर। जो मैंने देखा था वो क्या था, और जो मैंने आवाज़ें सुनी थी वो किस चीज़ की थी। हालांकि उसका हाथ तो बिल्कुल ठीक है और बॉडी भी बिल्कुल अपनी जगह पर ही थी। तो क्या जो ये मेरे साथ सब कुछ हुआ है ये मेरे मन का वहम था या फिर ये सच्ची में मेरे साथ हुआ था? सुनने में तो आप सबको ऐसा ही लग रहा होगा कि वो मेरे मन का वहम था, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कोई वहम नहीं था। जो भी मेरे साथ हुआ था वो सच में हुआ था। ना ही तो मैं कोई ड्रग्स लेता हूँ, ना ही मैं जो है नशा वगैरह करता हूँ। तो ऐसा वहम होना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, और ना ही मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता था कि मुझे ऐसा फील होता। मैं अपने यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो रियल में हुआ था।